हेलो, मैं महेश कोयरी थिंक सर क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग तीसरा प्रैक्टिस सेट शुरू करने जा रहे हैं जेपीएससी का। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ठीक है, इसमें से बताना है कि कौन सा जोड़ा निम्नलिखित में से सही नहीं है। देखिए, मेघदूत जो है, ठीक है, मेघदूत ए नंबर में है, ये कालिदास के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो ये सही है। हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया है? वानभट्ट के द्वारा। प्रियदर्शिका जो है हर्ष के द्वारा लिखा गया है। और जो ब्रह्म सिद्धांत है वो नागभट्ट के द्वारा लिखा गया है। तो ब्रह्म सिद्धांत नागभट्ट के द्वारा नहीं लिखा गया है। ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ब्रह्मगुप्त के द्वारा लिखा गया है ब्रह्म सिद्धांत। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम थे। ठीक है, तो ये सही है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? महर्षि गौतम थे, ये सही है। योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि थे, जो कि कानद के शिष्य थे। ठीक है, तो ये देखिए क्या है कि ये सही है। योग दर्शन के जो प्रणेता थे वो पतंजलि थे, लेकिन ये कानद के नहीं। ये किसके शिष्य थे? तो ये पाणिनि के शिष्य थे। तो इसलिए हमारा एक सही हो जाएगा और दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक सही है, तो ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ए में हम लोग टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। गुप्त काल में बिना जोती गए जंगली भूमि को क्या कहा जाता है? ठीक है, गुप्त काल में बिना जोती गए जो जंगली भूमि है उसको क्या कहा जाता है? तो क्षेत्र कहा जाता है। तो क्षेत्र नहीं कहा जाता है, क्यों? क्योंकि क्षेत्र खेती योग्य भूमि को कहा जाता है। ठीक है, गोचर कहा जाता है। गोचर मतलब चारागाह होता है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होता। अप्रहत कहा जाता है। ठीक है, तो ये सही होगा हमारा आंसर, क्योंकि जंगली भूमि को क्या कहा जाता है गुप्त काल में? तो अप्रहत कहा जाता था। ठीक है, और खिल किसको कहा जाता था? तो जिस जमीन को जोती नहीं जा सकती थी उसको खिल कहा जाता था। ठीक है, तो ये सबको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, न्याय दर्शन जो है ये गौतम इसके प्रवर्तक थे। ठीक है, और जो न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम थे। सांख्य दर्शन जो है इसके प्रवर्तक कौन थे? तो कपिल थे। और विशेषिक जो दर्शन है इसके दर्शन कौन थे? तो ये वाल्मीकि नहीं होगा। इसके दर्शन कौन थे प्रवर्तक? तो कनाद थे। ठीक है, और मीमांसा जो है इसके दर्शन जैमिनी, ये सही है। ठीक है, तो हम लोग का आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी में गलत बताया गया है, क्योंकि वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कनाद थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, चयन उत्तर का सही उत्तर देखते हैं क्या होता है। पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए, विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व से आरंभ हुआ था। तो ये देखिए सही है। विक्रम संवत जो है 58 ईसा पूर्व में आरंभ होता है। और किसके द्वारा किया जाता है? तो सम्राट विक्रमादित्य के द्वारा ये शुरुआत किया जाता है। शक संवत जो है सन 78 ईस्वी में प्रारंभ होता है। तो ये भी सही है, ये 78 ईस्वी में प्रारंभ होता है। इसको राष्ट्रीय संवत भी कहा जाता है। और ये कुषाण वंशी जो राजा थे कनिष्क, उनके द्वारा ये शुरुआत किया गया था। ठीक है, गुप्त काल 319 ईस्वी से प्रारंभ होता है। तो ये भी कथन सही है, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल का शुरुआत होता है 319 से। तो उसी के साथ गुप्त काल का शासन का भी क्या होता है? शुरुआत होता है, गुप्त काल का शुरुआत होता है। भारत में मुस्लिम शासक का जो युग है 1192 ईस्वी से शुरू होता है। तो ये भी क्या है? ये भी सही है। भारत में मुस्लिम शासक का युग कब से शुरू होता है? तो 1192 से शुरू होता है। जबकि जो पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी जो हरा देता है, ठीक है, उसके बाद से ही मुस्लिम शासक का शुरुआत हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 चारों सही है। आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। देखिए व्याख्या क्या है। विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व तथा शक संवत 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। यद्यपि गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। ठीक है, तथापि गुप्त काल के प्रारंभ से तात्पर्य गुप्त साम्राज्य अर्थात चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, देखिए गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी, लेकिन गुप्त काल का जो शासन काल कब से माना जाता है? तो 319 ईस्वी से, जब से चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल था तब से माना जाता है। ठीक है, भारत में मुसलमान शासक का युग कब? मोहम्मद गौरी
कि तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी से प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध में क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और गौरी जीत जाता है। और उससे पहले तराइन का प्रथम युद्ध में क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं और गौरी हार जाता है। कब हुआ था प्रथम युद्ध? तो 1191 में हुआ था। ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध, सॉरी प्रथम युद्ध। इस प्रकार सभी चारों कथन क्या है? सही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुगल निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से जिंदा पीर किसे कहा जाता है? तो ये सामान्यतः सब लोग जानते होंगे, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? औरंगजेब हो जाएगा। व्यक्तिगत चारित्रिक गुणों के कारण औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, हाँ सही हो गया। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ। तो देखिए ये कथन सही है। शाहजहां का उत्तराधिकारी कौन था? तो औरंगजेब था। ये सही है। लेकिन ये देखिए दूसरा कथन क्या है, कारण बताया गया है दूसरा कथन में, ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकारी के नियम का पालन किया गया। तो देखिए ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकारी का नियम का पालन नहीं किया गया था, क्योंकि शाहजहां का जो पुत्र थे औरंगजेब, ये 3 नंबर इसका पुत्र था। इससे पहले 2 और इसके पुत्र थे, एक का नाम दारा था, दूसरा का नाम शाह शुजा था। ठीक है, उन लोगों को युद्ध में हराकर ये गद्दी पर बैठा था। इस तरह से क्या बोल सकते हैं कि उत्तराधिकारी का जो नियम था उसका पालन नहीं किया गया था यहाँ पर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो ए जो है क्या है? सही है और 2 गलत है, मतलब कि सी हो जाएगा आंसर। सही, ए सही है परंतु आर क्या है? गलत है। तो हमारा देखिए इसको व्याख्या भी देख लेते हैं। मुगल गद्दी पर शाहजहां का उत्तराधिकारी औरंगजेब हुआ, किंतु ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकारी के नियम नहीं अपूर्ति तलवार के बल से हुआ था। शाहजहां के पुत्रों में दारा और शाह शुजा के बाद औरंगजेब का क्रम तीसरा था। कथन सत्य है किंतु कारण गलत है। ठीक है, तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए, मुगल काल में मदद मासा इंगित करता है। मुगल काल में मदद मासा किसको इंगित करता है? चुंगी कर को। तो ये नहीं होगा, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान को। तो ये ही सही होगा। ठीक है, मदद मासा का मतलब क्या होगा? जो विद्वानों को मुगल काल में दान दिया जाता था, राजस्व मुक्त दान, तो उसमें उसी को कहा जाता है कि विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि। ठीक है, तो हम लोग का देखिए व्याख्या देख लेते हैं। मुगल प्रशासन में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि। राजस्व मुक्त मतलब कि वो ऐसी अनुदान भूमि जिस पर कर नहीं लिया जाता था। ठीक है, मतलब राजस्व मतलब कि टैक्स। ठीक है, टैक्स नहीं लिया जाता था। और भूमि को हम लोग बोलते हैं क्या? मदद मासा कहा जाता है। ठीक है, और इसे सयूरगल भी कहा जाता था। ठीक है, इस भूमि को क्या कहा जाता था? तो उसको सयूरगल भी कहा जाता था। ये भी नाम याद रखना है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मुगल काल में सयूरगल किसे कहा जाता था। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यही तो बी हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मुगल प्रशासन के बारे में सुमेलित नहीं है? ठीक है, मुगल प्रशासन के बारे में कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, दीवान, राजस्व एवं वृत्त विभाग का जो अधिकारी होता था, दीवान उसको कहा जाता था। तो ये सही है। मीर बख्शी किसको कहा जाता था? तो सेना का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उसको मीर बख्शी कहा जाता था। मीर समा किसको कहा जाता था? तो शाही रसोइयों का जो प्रबंधक होता था। ठीक है, मुगल प्रशासन में जो शाही रसोइया का जो प्रबंधक था उसको क्या कहा जाता था? तो मीर समा कहा जाता था। कानूनगो जो है किसे कहा जाता था? तो कानूनगो किसे कहा जाता था? तो पटवारियों का प्रधान को कानूनगो कहा जाता था। परगने का जो वृत्त अधिकारी होता था उसको कानूनगो नहीं कहा जाता था। जो परगने का वृत्त अधिकारी होता था उसको क्या कहा जाता था? तो आमिल कहा जाता था। इसको याद रखना है हम लोग को। ठीक है, परगने का जो वृत्त अधिकारी है उसको आमिल कहा जाता था मुगल काल में, और कानून को किसको कहा जाता था? तो पटवारियों का जो प्रधान होता था उसी को कहा जाता था कानूनगो। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? डी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। देखिए, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट में से सही कथन को चुनिए। अब सही कथन कौन सा है? देखिए, जैसे सही कथन को हम लोग को चुनना है। ठीक है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट में से सही कथन को चुनिए। 1 नंबर देखिए क्या है? जहांगीरनामा या तुजू के जहांगीरी जहांगीर द्वारा रचित आत्मकथा है। तो देखिए, तुजू के जहांगीरी जो है जहांगीर के द्वारा ही रचित आत्मकथा है। तो ये कथन क्या है? सत्य है।
हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। तो ये भी कथन सत्य है, क्योंकि हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी, और जो गुलबदन बेगम कौन थी, तो हुमायूं की बहन थी ये, ठीक है। और गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना अकबर के आग्रह पर की थी, तो ये भी सही है, अकबर के आग्रह पर ही गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी। उसके बाद 4 नंबर कथन क्या है, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा फारसी भाषा में लिखी गई है। ये गलत है। इसको किस भाषा में लिखी गई है, इसको चगताई भाषा में लिखी गई है, या जिसको तुर्की भाषा भी कहते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 सही है, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। आइए व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, बाबर ने बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में की थी। इसे तुजू के बाबरी भी कहते हैं। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा का अनुवाद पायंदा खां तथा अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी भाषा में किया था, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है कि बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था, तो अब्दुल रहीम खान खाना ने और पायंदा खां ने किया था, ठीक है। और अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है, तो श्रीमती बेवरिज ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। गदर पार्टी की स्थापना। देखिए, गदर पार्टी की स्थापना कब होती है, 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा स्थापना की जाती है अमेरिका में। और ये क्या करते हैं, भारतीयों को प्रेरित करते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में कूदने के लिए प्रेरित करते हैं कि देश की आज़ादी की लड़ाई में आप भी अपना योगदान दो। फिर बी नंबर देखिए, ये 1 नंबर सही हो गया। फिर दूसरा क्या है, देखिए, कामागाटा मारू प्रकरण 1914 में होता है। अच्छा, कामागाटा मारू प्रकरण ये क्या है, तो कामागाटा मारू एक जहाज़ का नाम था, ठीक है। मतलब क्या होता है कि 1914 में एक जहाज़ रहता है कामागाटा मारू, ठीक है। मतलब उस वक्त क्या होता है कि कनाडा सरकार ये नियम लगा देती है कि जो भारतीय भारत से सीधे नहीं आ रहे हैं वो कनाडा नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो और ये जहाज़ जो था उस वक्त चला जाता है कनाडा, और कहाँ पहुँचता है, जाके याकोहामा एक कनाडा का बंदरगाह है, वहाँ पर पहुँच जाता है। और इसमें 376 यात्री रहते हैं। और उसी वक्त क्या होता है कि इनको कनाडा में आने नहीं दिया जाता है। और इसमें से मतलब उस वक्त फिर ये याकोहामा से फिर बजबज आ जाते हैं, और बजबज में इनका पुलिस के साथ मुठभेड़ हो जाता है, जिसमें 18 यात्री मारे जाते हैं और बाकी को जेल कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो घटना है इसी को ही कामागाटा मारू प्रकरण के नाम से जाना जाता है, जो कि 1914 में घटा था, ठीक है। तो हम लोग सी नंबर देखते हैं। तो मतलब ये भी सही है, ठीक है। तो सी नंबर क्या है, होम रूल आंदोलन ये कब हुआ था, 1916 में हुआ था, ठीक है। ये भी सही है। देखिए, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ था, 1917 में। तो ये गलत है, ये कब हुआ था, तो 1918 में हुआ था, ठीक है। अब इसमें क्या आंदोलन हुआ था, तो इस आंदोलन में हुआ क्या था कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में कि 1917 में अहमदाबाद में एक बीमारी फैला था, प्लेग फैला हुआ था, ठीक है। तो उस वक्त एक नियम बनाया गया था कि जितना भी मिल मालिक है सब क्या करेंगे, अपने कर्मचारियों को प्लेग बोनस देंगे। लेकिन बाद में 1918 में उसको बंद कर दिया गया था। तो इसी के लिए अहमदाबाद में जो कर्मचारी लोग थे उन लोगों ने आंदोलन कर दिया था। तो ये कब हुआ था, तो 1918 में हुआ था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। ये व्याख्या भी देखिए पढ़ लेते हैं। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में हुआ था, न कि 1917 में। यह आंदोलन मिल मालिकों और मजदूरों के बीच में प्लेग बोनस को लेकर हुआ था, ठीक है। प्लेग रोग जो था उस वक्त अहमदाबाद में फैला हुआ था, ठीक है। तो इसी कारण से हुआ था। और इस पूरे आंदोलन में अम्बाला, देखिए ये नाम सब याद रखिएगा, इस आंदोलन में अम्बालाल साराभाई की बहन अनुसुईया बेन ने गांधी जी का प्रमुख सहयोगी रही है, ठीक है। तो अनुसुईया बेन और गांधी जी का इसमें प्रमुख सहयोगी रही है। अनुसुईया बेन कौन है, तो ये अम्बाला साराभाई की बहन है, ठीक है। तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित हंटर कमीशन में निम्न में से कौन भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। तो ये कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919 को ये होता है। कहाँ, तो अमृतसर में। जलियांवाला बाग कहाँ है, तो ये अमृतसर में है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित जो हंटर कमीशन में निम्न में से कौन भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे। देखिए इसमें चिमन लाल सीतलवार ये शामिल थे।
गोपाल कृष्ण गोखले ये शामिल नहीं थे। ठीक है, हमारा आंसर बी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। और कौन कौन शामिल थे, तो सुल्तान अहमद और जगत नारायण शामिल थे। व्याख्या भी देख लेते हैं थोड़ा। ब्रिटिश सरकार द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमीशन गठित किया गया था, जिसमें 3 भारतीय शामिल थे। ठीक है, उसका नाम क्या था, तो चिमन लाल सीतलवार, सुल्तान अहमद और जगत नारायण शामिल थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले नहीं शामिल थे, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी। ठीक है, लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, तो बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं हुई थी, क्योंकि हम लोग को पता है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी। ठीक है, लाहौर षड्यंत्र केस में तहत गवर्नर जनरल द्वारा गठित विशेष ट्रिब्यूनल ने अक्टूबर 1930 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मौत की सजा सुनाई थी। 23 मार्च 1931 को भारत मां के इन अमर सपूतों को फांसी दे दी गई थी, जबकि बटुकेश्वर दत्त को कालापानी की सजा देकर सेल्यूलर जेल अंडमान भेज दिया गया था। ठीक है, कालापानी की सजा देकर कहाँ भेज दिया गया था, तो अंडमान भेज दिया गया था बटुकेश्वर दत्त को। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 नंबर देखिए, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों में के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2। देखिए, सूची 1 में क्या है, ए नंबर में कानपुर षड्यंत्र केस। तो कानपुर षड्यंत्र केस कब हुआ था, तो ये 1925 में हुआ था कानपुर षड्यंत्र केस। ठीक है, लाहौर षड्यंत्र केस कब होता है, तो लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ है, एक मिनट सॉरी, कानपुर षड्यंत्र केस 1924 में हुआ है, 25 में नहीं हुआ है। और लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ है, तो 1929 में लाहौर षड्यंत्र केस हुआ है। काकोड़ी कांड 1925 में हुआ है। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है, तो 1928 में हुई है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा तब, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 2, 4, 3 और 1। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। हमारा आंसर 2, 4, 3 है। देखिए, ए में है, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। चलिए व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। कानपुर षड्यंत्र केस 1924 में और लाहौर षड्यंत्र केस 1929 में, काकोड़ी कांड 1925 में और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में गठित हुई थी। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब की गई थी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, साइमन कमीशन की नियुक्ति कब की गई थी, तो 8 नवंबर 1927, 9 नवंबर या 9 नवंबर, 8 सितंबर 1927। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। इसका व्याख्या देख लेते हैं। ये तो साइमन कमीशन की अध्यक्षता में 8 नवंबर 1927 को गठित साइमन आयोग एक मिनट, जॉन साइमन की अध्यक्षता में 8 नवंबर 1927 को गठित साइमन आयोग में 7 सदस्य थे। ठीक है, इसमें कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। इसमें 7 सदस्य ही अंग्रेज थे, जिस कारण साइमन कमीशन को क्या और नाम से जाना जाता है, तो साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखना है कि श्वेत कमीशन किसको कहा जाता है, तो साइमन कमीशन को कहा जाता है। और इसमें कितने लोग थे, तो 7 सदस्य थे और 7 के 7 अंग्रेज थे। ठीक है, और इसका गठन कब हुआ था, तो 8 नवंबर 1927 को इसका गठन हुआ था। वायु दाब के पाठ्यांक का अचानक नीचे गिरना किसका सूचक है। ठीक है, वायु दाब का जो पाठ्यांक है अचानक नीचे गिर जाता है, तो वो किसका सूचक माना जाता है, वर्षा का, साफ मौसम का, ठंड मौसम का या तूफानी मौसम का। अच्छा, वायुदाब किससे मापते हैं हम लोग, तो हम लोग वायुदाब बैरोमीटर से मापते हैं। ठीक है, और बैरोमीटर में क्या भरा जाता है, तो बैरोमीटर में पानी और हवा या फिर पानी और पारा रहता है। ठीक है, और बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था, तो ये भी जानकर रखिए, इवान गैलिस्टा टोरिसेला ना, इसे क्या नाम है, उसने किया था। ठीक है, क्या नाम है, इवान गैलिस्टा टोरिसेली, क्योंकि सिला ने सेली, टोरिसेली। अच्छा, हम लोग इसका क्वेश्चन में आ जाते हैं। वायुदाब का पाठ्यांक अचानक, देखिए वायुदाब का पाठ्यांक का अचानक नीचे गिरना किसका सूचक है, तो वर्षा का, साफ मौसम का या ठंड मौसम का या जो तूफानी मौसम का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, तूफानी मौसम का सूचक है, तूफानी मौसम का सूचक है। ठीक है, हम लोग इसका व्याख्या की ओर थोड़ा देख लेते हैं। चलिए व्याख्या की ओर बढ़ जाते हैं। व्याख्या आ गए हम लोग। देखिए, वायु दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट तूफानी मौसम का संकेत करता है। यदि बैरोमीटर में तेजी से गिरावट हो रहा है उसके पठन में, ठीक है,
तो उसका मतलब क्या हो जाता है कि तूफानी मौसम का संकेत दे रहा है। और यदि जो पठन है ये क्या होता है, पहले गिरना और फिर धीरे धीरे बढ़ने लगता है अगर, तब इसका मतलब क्या है कि वर्षा की स्थिति बन रही है। और लगातार अगर बढ़ता है, ठीक है, तो प्रति चक्रवात और साफ मौसम का संकेत देता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, उच्च वायुदाब कटिबंधों से भूमध्य रेखीय निम्न दाब कटिबंधियों की ओर चलने वाली पवनें क्या कहलाती है। ठीक है, तो उच्च वायुदाब कटिबंधों से जो भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर चलने वाली पवनों को क्या कहा जाता है? समुद्री पवनें, मानसूनी पवनें, व्यापारिक पवनें या स्थलीय पवनें। तो इन पवनों को क्या कहते हैं? तो व्यापारिक पवनें कहते हैं। ठीक है, ट्रेड विंड कहा जाता है इसको। ठीक है, देखिए व्याख्या देख लेते हैं हम लोग इसका। उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर चलने वाली पवनों को व्यापारिक पवनें या सन्मार्ग पवनें कहते हैं। यह 30 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश के बीच चलती है और इन्हें अंग्रेजी में ट्रेड विंड कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखना है। ये कहाँ से कहाँ चलती है? तो 30 डिग्री से लेकर 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच में चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है ये बताना है। देखिए, हिडनबर्ग रेखा जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच खींची गई है, तो ये सही है। ठीक है, डुरंट रेखा जो है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, तो ये भी सही है। मैकमोहन रेखा किसके किसके बीच है? तो भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा खींची गई है। और रेड क्लिफ रेखा भारत और म्यांमार के बीच खींची गई है, तो नहीं, ये गलत है। ये भारत और म्यांमार के बीच में नहीं, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा खींची गई है, जो कि 15 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ महोदय के द्वारा ये रेखा खींची गई थी। और भारत और म्यांमार के बीच में कौन सी रेखा है? तो भारत और म्यांमार के बीच में भारत म्यांमार रेखा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की मिट्टियों को कितने भागों में बांटा गया है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की मिट्टियों को कितने, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 8 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो ये सब बाकी गलत है, 8 भाग हो जाएंगे। कौन कौन से देखिए भाग है? 1 नंबर जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, फिर लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी और पीट या जैविक मिट्टी। ये 8 भागों में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मिट्टियों को बांटा है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, और यही आज का आखिरी क्वेश्चन है। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर सूचियों के नीचे दिए गए कूट से चुनना है इसको। देखिए, सूची 1 और सूची 2। 1 नंबर में देखिए गंगा है, तो गंगा कहाँ से निकलती है? तो गंगोत्री हिमनद से निकलती है, तो ये सही है। यमुना कहाँ से निकलती है? तो यमुनोत्री हिमनद से, ये भी देखिए सही है। सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है सोन नदी, ये क्वेश्चन भी सही है। और सॉरी, ये भी सही है। और केन कहाँ से है? तो कैमूर की पहाड़ियों से केन नदी निकलती है। तो चलिए हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं। ये तीनों मतलब सब सही है, तो मतलब 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी सही होगा। आंसर कौन सा सही होगा? सी। तो आइए व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, गंगा जो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गौमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से निकलती है। यमुना कहाँ से निकलती है? तो बंदरपुंछ श्रेणी पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। और केन मध्य प्रदेश के सतना जिले में कैमूर की पहाड़ी से निकलती है। जबकि जो सोन नदी है वो मध्य प्रदेश में स्थित अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और आपको यदि ऐसे ही अच्छी वीडियो चाहिए तो आप हमारे साथ बने रहिए थैंक्स सर चैनल में। तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।